गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आज का क्लास जो होगा इंग्लिश और हिंदी का, जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, इतना महत्वपूर्ण क्लास है कि आप समझ लीजिए कि आज के अगर इस सेशंस में आप रियल में पास होना चाहते हैं एग्जामिनेशंस में, तो आज में जो है किसी हाल में आपको 15 से अधिक मंगाने होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यह जो वीडियो है बिल्कुल बीपीएससी के लेवल्स के अनुसार क्वेश्चंस को सेट किया गया है, वो भी 5 ऑप्शंस के साथ। 5 ऑप्शंस जो होगा और 4 ऑप्शंस में किसी भी तरीके से आप कितना हो इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, 7, 8, 6, 7 नंबरों का फ़र्क आने लगता है अगर आप 50 क्वेश्चंस हल करते हैं। 30 क्वेश्चंस की बात है, 4-5 क्वेश्चंस जो ज़रूर होंगे जो अप डाउन आप होकिएगा। देखिएगा किस तरीके से कन्फ्यूजन पैदा होगा अगर बीपीएससी के जो 5 ऑप्शंस वाले कही गई है, क्योंकि एग्जाम्स जो होगा दोस्तों वह 5 ऑप्शंस वाला ही होगा। और इसी बीच में हम आपको बताते चलें कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए आपने जीके का जो है बुक की मांग किया था, तो जीके का बुक जो है, जीके का बुक नहीं, वो सेट्स के हिसाब से कल जो है ओपन स्टडी एरिया लॉन्च करेगा। तो याद रखिएगा। और जितने भी दोस्त अभी तक बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए हमारी बुक जो है ई बुक हिंदी अंग्रेजी का तथा बिहार स्पेशल का नहीं लिए हैं, वे सभी हमारे इस चल रहे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहिएगा और एक एक करके जवाब दीजिएगा। 5 ऑप्शंस वाले बहुत मेहनत से आपके लिए बनाने की कोशिश किया है और एकदम सटीक मेरे से आज बिल्कुल फेल मत होइएगा। यहाँ फेल होने का मतलब ये समझ लीजिएगा कि वहाँ भी फेल हो जाइएगा, और यहाँ पर पास होने का मतलब कि आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है वहाँ। दूसरी बात ये, ईमानदारी पूर्वक आप अपने स्कोर कमेंट करेंगे। सबसे पहले ज़रूरत यह है कि आप मेरे आंसर से बताने से पहले आंसर को है बताना होगा आपको। ऐसा नहीं कि मैं आंसर बता दूं उसके बाद आप जो है आंसर कमेंट कर लीजिए और उसको जोड़कर बता दीजिए। नहीं, मेरे बताने के पहले आपको आंसर कमेंट करके सही होता है तो उसको ऐड करना है अपने स्कोर में, और नहीं तो आपका गलत हो गया तो ईमानदारी पूर्वक गलत काटना है और तभी जा करके बताना है। आप हमसे झूठ बोल करके एग्जाम्स नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ज़्यादा ये नहीं, जो ईमानदारी पूर्वक है वही कीजिएगा। प्रश्न होगा पहला, हाउ मेनी डेज इज कॉल्ड ए मंथ। दिखाई दे रहा है, प्रश्न देख लीजिएगा। हाउ मेनी बेहद ही आसान प्रश्न है, ये घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़ने दीजिए। हाउ मेनी डेज इज कॉल्ड ए मंथ, यानी कि एक जो कितने दिनों को एक मंथ के नाम से जानेंगे। 30, 31, 28 और 29, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। तो पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर था और पहले नंबर प्रश्न का आपने आंसर दे दिया है। आज का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सेशन, अब तक जितने सेशन चले हुए हैं उस सब में ये महत्वपूर्ण सेशंस है, इसलिए बड़ी गौर से आपको देखने की ज़रूरत है। और हमारे आंसर बताने से पहले आप आंसर कमेंट कीजिए, तब सही होता है तो आपका स्कोर है। मेरे आंसर बताने के बाद अगर आप आंसर कमेंट करते हैं तो इसका मतलब कि चीटिंग है ये। और याद रखिए, आप अपने आप को यूट्यूब पर तो दिखा सकते हैं कि हमने किया, आपकी आत्मा गवाही नहीं देगी कि आपने सही किया है, तो इसलिए रियलिटी लेकर आइए। विच इज़ नॉट यूज़फुल इन स्कूल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह स्कूल में जो है यूज़फुल नहीं है। चौक देख रहे हैं ना, ये होता है। ब्लैक बोर्ड, ये भी होता है। लाइब्रेरी दिखाई दे रहा है ना, लाइब्रेरी याद रखेंगे। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब होता है नॉन, कहता है कि यूजफुल नहीं है, पूछा जा रहा है तो यूजफुल तो तीनों के तीनों है। अगर आपने आंसर अगर चुना होगा ऑप्शन नंबर ई तो आपका आंसर होगा सही। याद रखेंगे, ऑप्शन ई अगर चुना होगा हमसे बताने से पहले तो आपका आंसर सही हुआ होगा, ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से 2 क्वेश्चंस हो गए, देख लीजिएगा। मार्च शुरू हो गया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो 2.0 का ऑप्शन नंबर ई और डी का खेल देखेंगे आज ओपन स्टडी एरिया आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। ध्यान से देखिएगा। चूज द इनकरेक्ट वर्ड या वर्ड्स इन द गिवन बिलो। पहले ही शंका जता रहा है कि ये वर्ड भी हो सकते हैं या वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। आपको चुनने की आवश्यकता है प्रिय दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है कि चूज द इनकरेक्ट वर्ड या वर्ड्स इन गिवन बिलो। हाँ, एक आवश्यक सूचना दोस्तों, जितने लोगों ने हमसे
ई बुक लिया था हिंदी और अंग्रेजी का, और उसका 5 मैंने कहा था, वादे किया था कि 5 सेट जो है आप लोग को एक फ्री में हम उपलब्ध करा देंगे, तो सीधे हम इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। याद रखिए, नीचे हमारे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और 5 क्वेश्चंस, ये 5 सेट का हिंदी अंग्रेजी का जो ये फ्री वाला एक सेट था उसको मैंने नीचे की तरफ डाल दिया है। जाकर वहाँ से यहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और ख़रीद बिक्री वाला काम जो है कल से फिर से व्हाट्सएप पर हमारी शुरू हो जाएगी, जो कि जीके का जो सेट आएगा वो और अन्य किताबों का। चूज द इनकरेक्ट वर्ड्स या वर्ड्स इन गिवन बिलो। पाई देखेंगे, पाई जो है क्या आपको सही लगता है? तो देखेंगे, मुझे लगता है कि तीसरे का ऑप्शन नंबर कहाँ चलेंगे देख लीजिएगा। पाई जो है सही वर्ड्स लिखा गया है, स्लिक भी सही लिखा गया है, ठीक है। और वहाँ पर उसके बाद पैर्सिंग जो लिखा गया है ये मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि पैर्सिंग जो होगा वो उसका रियल में ऑप्शंस जो होगा उसमें पी यहाँ पर आई होना चाहिए, पी आई और ई, उसके बाद जाकर के ये सभी वर्ड जुड़े रहना चाहिए, जिसका मतलब होता है, piercing का मतलब होता है भेदता हुआ, ये भेदता हुआ। पाई का मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पाई का मतलब यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करेंगे स्लीक का, तो स्लीक का मतलब चमकीला होता है। तो जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें कौन सा वर्ड या वर्ड्स हैं जिनको गलत लिखा गया है, इनकरेक्ट लिखा गया है, तो ये है piercing जो लिखा गया है दोस्तों वह गलत लिखा गया है, जिसका मतलब भेदता हुआ होता है। आगे बढ़ते चलते, अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुना था तो आपका आंसर सही हो जाएगा। लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड साइनोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर लिखा है ट्रियम्फ्स, याद रखेंगे ट्रियम्फ लिखा है, ट्रियम्फ। प्रश्न है कि सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड्स, ट्रियम्फ दिया गया है। इसमें सबसे पहले आपको इसका जानकारी पता होना चाहिए कि ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रियम्फ का मतलब दोस्तों जीत होता है, और यहाँ पर साइनोनेम पूछा जा रहा है, इससे मिलता जुलता आपसे पूछा जा रहा है। आंसर कमेंट कर दीजिए मेरे बताने से पहले। फेलर, याद रखें फेलर मतलब हो जाता है विफल हो जाना, यानी कि जो कि फेल कर गया हो, जो कि असफल हो गया हो, ठीक है। तो ये तो साइनो नहीं है, ये तो एंटो हो गया। उसके बाद कॉन्स्क्वेंट लिखा है, कॉन्स्क्वेस्ट लिखा हुआ है, कॉन्क्वेस्ट, याद रखेंगे कॉन्क्वेस्ट लिखा हुआ है। ये कॉन्क्वेस्ट का मतलब जो होता है वह क्या होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉन्क्वेस्ट का मतलब भी जीतना होता है और विक्ट्री का मतलब भी जीतना होता है। अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर डी चुना है तो बिल्कुल सही है, मोर देन वन ऑफ द एवर। यही है बीपीएससी का मार, यही है बीपीएससी की खेल, जो आपकी जो गेम है वो बिगाड़ करके रख देती है। याद रखेंगे, यही जो गेम है उससे खराब हो जाती है, इसलिए इससे बचने की कोशिश कीजिएगा और हम पूरी साथ देंगे आपका, ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएटेड एंटोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि अब आपको यहाँ पर एंटोनेम्स चुनने की आवश्यकता है। ईमानदारी पूर्वक आंसर कमेंट करेंगे लास्ट में। पहले तो 8 क्वेश्चनों के बाद बता देंगे कि 8 में कितना सही हुआ। सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड एंटोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि एंटोनेम्स चुनना है, विपरीतार्थक शब्द इसमें से दिए गए में से आपको चुन लेना है। तो सबसे पहले तो हमको एस्पार्स का मतलब पता होना चाहिए। एस्पार्स का मतलब क्या होता है ये जब आपको पता चल जाएगा तब ही जाकर के इसका आंसर सही होगा। तो सबसे पहले एस्पार्स का मतलब जो दोस्त है, तो एस्पार्स का मतलब बीरल होता है। तो बीरल होता है, तो बीरल का जो उल्टा शब्द है वो क्या होता है, सघन। तो सघन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? अगर आपने जो है अप्रकाश का अपवर्तन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा, डेंसर। यानी कि डेंसर जो होता है, डेंसर, ये वाली ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब बीरल होता है तो डेंसर का मतलब जो होता है यहाँ पर सगर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 5वें का ऑप्शन नंबर बी। ऐसा प्रतीत होगा आपको कि न जाने हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये आदत हम एग्जाम के पहले तक आपको हर विषय में बना कर दे देंगे। कल दोस्तों बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए बिहार स्पेशल की हम 5 ऑप्शन वाली क्वेश्चन को लाइव कराएंगे, तो कल जरूर जुड़िएगा। कल जो है हिंदी और इंग्लिश के क्लास को हम लोग ड्रॉप करके और जो है 5 ऑप्शंस वाले बिहार स्पेशल जीके जीएस को लेकर के चलेंगे। कल ध्यान रखिएगा। और कल ही हम जीके जीएस के जो
आपके पास बुक है, ई बुक 5 सेटों के साथ आप लोगों के लिए जारी करेंगे, जो कि ऑफ़र में एक दिन के लिए उम्मीद करते हैं कि 15 रुपये में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। याद रखेंगे, एक दिन के लिए 15 रुपये में, अगले दिन से उसकी रेटिंग बढ़ जाएगी। तो जितना हो सकता है कल लॉन्च होगा, कल हम उसका बता देंगे आपको, कम्युनिटी में भी डाल देंगे, उसके बाद उसको ज़रूर ले लीजिएगा। प्ले विथ फायर, पहले चूज द करेक्ट मीनिंग दिस आइटम्स, करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस आइटम। तो प्ले विद फायर, सबसे पहले तो इसका अर्थ जानने की जरूरत है कि प्ले विद फायर का मतलब क्या होता है। प्रश्न आपके सामने है, प्ले विद फायर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस आइटम, इस आइटम का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले प्ले विद फायर का मतलब होता है, याद रखेंगे, खतरे से खेलना। ये एक आइटम्स है जिसका मतलब होता है खतरे से खेलना। अब उसमें से चुनना है अंग्रेजी में कि रियल में वो शब्द कौन जो है डिस्क्राइब कर रहा है। टू प्ले अ गेम ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ किसी खेल को खेलना ही प्ले विद द फायर कहते हैं। मैं इससे असंतुष्ट हूँ, याद रखिएगा। छठे नंबर में ही चल रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कहता है, देख लेंगे ध्यान से, टू वेस्ट टाइम ऑन ए वर्थलेस थिंग्स, यानी कि अपने समय को बर्बाद कर लेना जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है उन चीज़ों के अंदर। टू प्लीज समवंस, यानी कि दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करना, ये होती है प्ले विद द फायर, यानी खतरों के साथ खेलना। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आंसर यहाँ पर सही लग रहा है। एक बार फिर से, अगर आपने चुना होगा ऑप्शन नंबर ई तो इसका आंसर सही है, अगर नहीं चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आगे बढ़ जाइए, एक और क्वेश्चन छटक चुका है। याद रखिए, ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट करेंगे, ईमानदारी पूर्वक आप बताएंगे हमें अपना स्कोर, किसी भी प्रकार की कोई छल मत कीजिएगा। He said to me, may you live long. चूज द इनडायरेक्ट स्पीच, याद रखेंगे। प्रश्न आपके सामने एकदम जबरदस्त क्वेश्चंस है, एकदम गौर से देखिएगा। प्रश्न आपके सामने है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा कि आप बहुत दिनों तक जिए, यानी कि बहुत समय तक जिया करिए। देखिएगा, यह एक प्रकार का जो है ना आशीर्वाद वाचक, यानी कि आशीर्वाद देने वाली सेंटेंस है, उसमें आपको बताया जा रहा है। ही टोल्ड मी डैट, पहली तो बात है कि ही टोल्ड मी नहीं होगा, यहाँ पर आशीर्वाद देने की बात की जा रही है। थोड़ा सा हिंट्स कर चुके होंगे आप, लगभग जो भी थोड़ी सी जानकारी रखते होंगे इंग्लिश में आंसर चुन चुके होंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई लिव लॉन्ग, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, यानी कि वो मुझे आशीर्वाद देते हैं कि मुझे बहुत दिनों तक क्या करना चाहिए, मैं बहुत दिनों तक जीऊंगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो इस बार आपका आंसर सही हो जाएगा, अगर नहीं चुना है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्लीज डोंट राइट दिस लाइन, फिल द राइट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। याद रखेंगे, जो नीचे यहाँ पर ब्लैंक्स छोड़ा गया है, यहाँ पर प्रीपोजिशन अगर फिलिंग करने की कोशिश करें, अगर प्रीपोजिशनों को हम बढ़ाने की यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे तो प्रीपोजिशंस को हम लोग कैसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट राइट, यानी कि कृपया मत लिखिए, डैश द लाइन, क्या इन होगा, टू होगा, बिलो होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, या वन ऑफ द नॉन ऑफ द एबव होगा। तो याद रखेंगे, प्लीज डोंट राइट यानी कुछ भी मत लिखिए, बिलो मतलब इस नीचे, द लाइन माने इस कतार के नीचे कुछ भी मत लिखिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि बिलो मतलब के नीचे होता है, यानी कि इस लाइन के नीचे कुछ भी मत लिखिए। ऑप्शन आपके पास सही हो गया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर फिलहाल बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए 30 अंकों वाला हिंदी और अंग्रेजी का 5 ऑप्शंस वाले बीपीएससी की तरह ही क्वेश्चंस आपको प्रदान कर रहा है ओपन स्टडी एरिया, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज के साथ। ध्यान दीजिएगा, 5 जो है पेपर्स या 5 जो है सेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको जा करके डाउनलोड कीजिएगा। मैंने जो वादे किया था कि 5 सेट और फ्री में हम उपलब्ध करा देंगे, तो वो फ्री में उपलब्ध हो गया है। और कल जीके जीएस का किताब लॉन्च होगा, महज 15 रुपये में आपको प्रदान किया जाएगा 5 सेट। याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है? निम्नलिखित में से वो कौन सी लिपि है? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। मेरे आंसर बताने से पहले जरा कमेंट कर दीजिए, देखना है ईमानदारी पूर्वक। ईमानदारी से आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है? देवनागरी को, फारसी को, रोमन को, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है? अगर आप देखिए, देवनागरी लिपि जो होती है बाएं से दाएं लिखी जाती है, रोमन यानी अंग्रेजी वाला बाएं से दाएं लिखे जाती है। इसका मतलब कि अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो हो जाएगा आपका आंसर सही। 90 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। आगे बढ़ते चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पर। भाषा निम्नलिखित में से किसका साधक है? भाषा निम्नलिखित में से किसका साधक है? अभिव्यक्ति का, ज्ञान का, लिखने का, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। प्रश्न है कि भाषा निम्नलिखित में से किसका साधक माना जाता है? तो भाषा निम्नलिखित में से दोस्तों साधक माना जाता है। कमेंट कीजिए। सही आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो इस बार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया होगा कि हम इस बार ऑप्शन नंबर डी चुन लेंगे। ये कन्फ्यूजन एक बड़ी कन्फ्यूजन है दोस्त, और ये कन्फ्यूजन को दूर करना ही बीपीएससी के एग्जाम्स को क्रैक करने का मतलब होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 11 नंबर प्रश्न। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी निम्नलिखित में से किसने कहा था? ये जायसी साहब ने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था, चंद्रधर वर्मा गुलेरी साहब ने कहा था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? मेरे आंसर बताने से पहले अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट कर दीजिए। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? 11वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा था। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपके सामने, सभी ऑप्शंस को पहले हम उपलब्ध करा देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो प्रश्न देख लीजिएगा प्यारे दोस्तों कि सेवा सदन निम्नलिखित में से किसका उपन्यास है? सेवा सदन के लेखक कौन है, या इसका यह उपन्यास जो है सेवा सदन, इसके रचयिता कौन है, या किन्होंने किसने इनको लिखा था? राजेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद्र, तुलसीदास। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, या उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है? उम्मीद करते हैं कि सेवा सदन निम्नलिखित में से जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था? 12वें का ऑप्शन नंबर बी अगर आप भी चुन रहे हैं तो आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न को देखिएगा, हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसका रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? 13 नंबर प्रश्न है, यह हंसो हंसो जल्दी हंसो, आंसर कमेंट कर दीजिए। दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है, श्रीकांत वर्मा जी ने लिखा है, या फिर रघुवीर सहाय? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, या उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही या उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं, ये भी आपके एग्जाम्स का एक पार्ट होता है। इसको आप अपने जीवन में एग्जाम्स का पार्ट बनाइए बीपीएससी में, इसलिए इसको लेकर के चलिएगा। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसके रचनाकार निम्नलिखित में से 13वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये रघुवीर सहाय ने लिखा है। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्त। अगला बिंदु है कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी मुख्यतः निम्नलिखित में से किस रस के कवि माने जाते हैं? 14वें नंबर प्रश्न है। आज का जो है टॉप लेवल के क्वेश्चंस सेट किए गए हैं, और यह जो सेशन है दोस्तों वो चाहे पीआरटी दे रहे हो या फिर सीनियर वाला दे रहे हो, 9 to 10 के लिए दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हो या फिर पीजीटी दे रहे हो, सबके लिए आवश्यक है। याद रखिए, अब मतलब पूरे हाई लेवल के क्वेश्चंस मैंने सेट किया है आज के लिए। इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं होगा। याद रखेंगे, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं? वह करुण के, भक्ति के, श्रृंगार रस के। उपर्युक्त में से एक अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है कि कवि बिहारी मुख्य रूप से किस रस के कवि हैं? तो सही आंसर है कि 14वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न देखिएगा, उचित से कम मूल्य लगाना का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि उचित से कम मूल्य लगाना, उसके बदले में एक शब्द में हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको मूल्यवान कहेंगे, या मूल्यांकन कहेंगे, और मूल्यन कहेंगे? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, या उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है? तो उम्मीद कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर उचित में से एक कम मूल्य लगाना, तो उचित से कम मूल्य लगाना इसको अवमूल्यन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 16वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न आपके सामने है, अग्र का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न देख लीजिएगा, अग्र का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? और ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा। अग्र का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? और उम्मीद करेंगे कि इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। तो 16वें का अगर ऑप्शन नंबर बी आपने चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि अग्र का विलोम शब्द जो होता है वह पश्च होता है। आइए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित
निम्नलिखित में से जो दिया गया है वह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दामिनी, मेदिनी, यामिनी। याद रखेंगे उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, कोई सत्य नहीं। तो निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो है वह ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी मेदिनी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत एक स्वतंत्रता डैश देश है, इसमें भरने की आवश्यकता है कि क्या भरेंगे तो यह एक बेहतर सेंटेंस बन जाएगा, एक बेहतर वाक्य बन जाएगा। इसमें से भरिए। भारत एक स्वतंत्रता डैश देश है, भक्त देश है, प्रिय देश है, पुजारी देश है। सही आंसर हो जाए कि भारत एक स्वतंत्र प्रिय देश है। इसमें प्रिय भरने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि बिल्ली के गले में डैश बांधना, इसको अगर हम लोग क्या भर दें तो ये एक मुहावरा कंप्लीट हो जाता है। बिल्ली के गले में डैश बांधना, इसमें क्या भर दें कि यह जो है कंप्लीट एक सेंटेंस बन जाए, कंप्लीट एक मुहावरा का रूप ले ले। तो बिल्ली के गले में क्या, तो घंटी, पट्टा, रस्सी। तो याद रहे घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अब ये मुहावरा कंप्लीट हो चुका है। आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम्स में बिल्कुल सतर्क रहने हैं और ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई को भी अपने एग्जाम का एक हिस्सा मानना है। उसको कभी जया मत कीजिएगा। जहां लगे एक से अधिक वहां पर प्लीज जो है डी करिएगा। जहां लगे कि मैं बना रहा हूं, बार बार आंसर नहीं आ रहा है, बेहिचक वहां पर ई कीजिएगा। याद रखिए अपने का अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आइए, जरूरी है आपके लिए कॉन्फिडेंस। अब निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी के साथ लिखा गया है, देख लीजिएगा। प्रश्न है प्रतीक्षा, उज्ज्वल, विस्मय। तो निम्नलिखित में से कौन जो है उसको हम लोग देखेंगे कि शुद्ध वर्तनी के साथ लिखा गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बनावटी रूप नहीं है, कुछ भी गलत नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर इसका सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी के साथ है। प्रतीक्षा जो है वह शुद्ध वर्तनी के साथ आपको जो है प्रयोग कराया गया है। मुझसे यह काम न हो सकेगा, किस कारक का वाक्य है? मुझसे यह काम न हो सकेगा किस कारक का वाक्य माना जाता है? यह करण है, संप्रदान है, अपादान है, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो मुझसे यह काम न हो सकेगा यानी कर्ता ने कर्म को करण से, तो मुझसे। याद रखिएगा 21 का ऑप्शन अगर ए आपने चुना है तो बिल्कुल आपका भी आंसर सही हो जाएगा। लीजिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 22वां नंबर। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह कैसा वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो देखिए की शब्द जो है वो दो चीज़ों को मिला देती है, एक मिश्रता लेकर आती है। तो याद रखेंगे 22वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मिश्र वाक्य हो जाएगा। किसी प्रकार की अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि देशांतर शब्द में कौन सा समास लगा होता है? देशांतर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है। देशांतर शब्द में कौन सा समास प्रयोग किया गया है? 23वें का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों देशांतर में कर्मधारय समास उपस्थित है। आपने जो है यहाँ पर देशांतर शब्द में कौन सा समास है? उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्मधारय समास होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा सोचे भी नहीं थे कि ऐसा क्या हो रहा है। देख लीजिएगा, जानकारी का लेबल का पता लगाती है वो बीपीएससी। निम्नलिखित में से कौन सा समास का एक भेद है? निम्नलिखित में से कौन सा समास का एक भेद है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समास का एक भेद है? तो याद रखिएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो हैं समास के ही भेद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लीजिए अगला नंबर क्वेश्चंस ध्यान से। अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि संधि के कितने भेद होते हैं? प्रश्न है संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, उपर्युक्त में से एक। तो संधि के अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईमानदारी से आज तो किसी हाल में आपको आंसर कमेंट करके जाना होगा। रियल में आपको जो है अपना स्कोर बता करके जाना होगा दोस्त। सच्चे से बताइएगा ताकि मैं समझ जाऊं और आपको बताऊंगा कि हाँ अगर लेवल बहुत ख़राब है तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि लिखावट में प्रयुक्त प्रत्यय को छांटिए। लिखावट में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो देखेंगे वट प्रयोग किया गया है, ट प्रयोग किया गया है, आवट, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है। प्रश्न आपके सामने है, लिखावट में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को छांटिए। तो लिखावट में लिख प्लस आवट यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर एक बार फिर से सही हो जाएगा। फटाफट आगे बढ़ते चलते हैं। मैं स्लो चलूँगा। अब वो फटाफट यानी कि तेज़ तरह रूप से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स पास है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आप तेज़ चलिए तेज़ चलिए। क्यों तेज़ चलें? अब तेज़ चलने वाली बात नहीं है, अब समझा करके लेकर चलेंगे। अब चूंकि क्रैक कराना है आपको, ऐसा नहीं है कि दम लेकर चले, बिल्कुल फास्ट लेकर चले, नहीं। हाँ, वन लाइनर क्वेश्चन को फास्ट लेकर के चलेंगे जो दिन में आ रहे हैं। समझाने वाले में फास्ट नहीं चलेंगे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अपवाद, पराजय, उपहार, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 27 का ऑप्शन नंबर अपवाद में भी प्रयोग हुआ है, उसके बाद पराजय में भी प्रयोग हुआ है, उपहार में भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उप प्लस वाद उपवाद, अप प्लस वाद अपवाद हो जाता है पराजय। यानी इसका मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से किस में प्रयोग नहीं किया गया है? तो भैया ये तीनों में किया गया है। तो तीनों में किया गया तो एक से अधिक नहीं गलत कर दिए होंगे अगर आप किए होंगे तो ये आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों में तो प्रयोग कर दिया गया है। पूछा क्या गया? नहीं किया गया है। यही तो कन्फ्यूजन है साहब, इसलिए कह रहा हूँ कि स्लो चलना होगा, अब आराम से समझना होगा। अब आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाएगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाएगा? माता, प्राण, लड़का, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन है? ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आंसर हो जाएगा आपका सही। 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, 29वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक की संख्या में गिरावट आती है तो क्लासेस की संख्या में गिरावट आएंगी, मेहनत में कमी आएगी। जितना लाइक सब्सक्राइब दबा करके कीजिएगा उतना ही दबा करके दिम क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे आपके लिए, पूरे जी जान झोंक देंगे। और इस वीडियो में तो देख ही रहे होंगे कि क्या दम है इस प्रश्नों में। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? प्रश्न आपके सामने है। 29 नंबर क्वेश्चन है, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव है, देशज है, तत्सम शब्द है, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो प्रश्न आपके सामने है कि गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? 29 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि गड़बड़ घोटाला में कौन सा शब्द है? तो गड़बड़ घोटाला में देशज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 29 का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा कि गड़बड़ घोटाला में जो है देशज शब्द का प्रयोग किया गया है। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और अंतिम नंबर क्वेश्चंस। जितने लोगों का भी आंसर 20 के करीब आंकड़े जा रहे होंगे, 20 के आगे चल जाइए तो याद रखिएगा वहां पर 20 से अधिक आपका नंबर आएगा। जितना आप यहां पर मंगाए होंगे उतने से अधिक आ जाएगा। अगर यहां पर फेल कर रहे होंगे तो समझ लीजिए खतरे की घंटी आपके ऊपर है। अयोग्यवाह कहा जाता है, अयोग्यवाह कहा जाता है, विसर्ग है, महाप्राण है, यह एक संयुक्त व्यंजन है। तो अयोग्यवाह जो होती है अन और अह जो हम लोग जानते हैं, तो इस अयोग्यवाह कहा जाता है। तो अयोग्यवाह एक प्रकार की विसर्ग है। तो दोस्तों जाते जाते आप हमको कमेंट जरूर कर दीजिएगा कितना सही हुआ। ई बुक नहीं लिए हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर कर लीजिएगा और कल जो है GK GS उपलब्ध करा दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में आज की क्लास में फ्री PDF जो है वो हिंदी इंग्लिश का जो है बाकी जो 5 हमने कहा था सेट उपलब्ध कराने के लिए फ्री में, उसका डिस्क्रिप्शन में हमने क्या कर दिया है, पिन कर दिया है। उसको जा करके डाउनलोड वहाँ से डायरेक्ट कर लीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।